बात है उस समय की, जब अंग्रेज़ हमारे देश में आए तो थे व्यापार करने, पर धीरे धीरे उन्होंने भारत को गुलाम बना डाला। लगभग 150 सालों की इस गुलामी में भारत की स्थिति बद से बदतर होती जा रही थी। अंग्रेज़ भारतीयों के साथ ऐसा व्यवहार करते थे जैसे भारतीय ही बाहर के मुल्क से आए हों। भारत की सारी संपदा धीरे धीरे ब्रिटेन पहुंचने लगी और भारत गरीबी की तरफ बढ़ता जा रहा था। इसी दौर में बहुत सारे क्रांतिकारियों ने जन्म लिया। उनमें से एक का नाम है भगत सिंह। एक कम उम्र नौजवान जो महज 23 साल की उम्र में फांसी पर खुशी खुशी लटक जाता है देश के खातिर, वो भी जोश जोश में नहीं बल्कि सोच समझकर अपनी मौत को डिज़ाइन करके, क्योंकि उसको अपनी मौत की अहमियत भी पता थी। जिस उम्र में हमको दुनियादारी की समझ आना शुरू होती है, वो पूरी दुनिया को समझकर अपनी मौत का गहरा निर्णय लेकर चला गया। आज शायद ही कोई ऐसा हो जो भगत सिंह को ना जानता हो। भगत सिंह एक क्रांतिकारी था, देश के लिए जान न्यौछावर कर दी। लेकिन फिर भी मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना रही हूँ। कारण है कि जब हम किसी की जीवनी को बार बार दोहराते हैं, कुछ न कुछ नई बातें हमारे सामने आती हैं और एक बार फिर से हमारे जीवन को कुछ करने के लिए प्रेरित करते हैं। बात उस समय की है जब सबके मन में अपने देश को अंग्रेज़ों से छुड़ाने के लिए एक क्रांति धधक रही थी। हर कोई देश को आज़ाद कराने के लिए छोटे तौर पर या बड़े तौर पर अपना योगदान दे रहा था। तभी ऐसे ही एक क्रांतिकारी परिवार में जन्म होता है भगत सिंह का। 28 सितंबर 1907 को पंजाब के गांव बंगा, जिला लायलपुर, जो कि अब पाकिस्तान में है, सरदार किशन सिंह और उसकी पत्नी विद्यावती कौर के घर एक बच्चे का जन्म हुआ। कोई नहीं जानता था कि ये बच्चा बड़ा होकर इतिहास लिखेगा। चूँकि भगत सिंह संधू का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जहां उनके पिता किशन सिंह, चाचा अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह स्वतंत्रता सेनानी थे, तो उनका क्रांतिकारी होना स्वाभाविक था। वो बचपन से ही एक ऐसे वातावरण में पले बड़े थे जहां हर पल स्वतंत्रता के बारे में बात की जाती थी। अंग्रेज़ों के कारण भारत की दयनीय स्थिति के बारे में बात की जाती थी। बचपन से ही आज़ादी पाने के लिए उनके दिल में कितना जज्बा था, वो एक उदाहरण से समझ सकते हैं। एक बार खेलते खेलते चाचा जी की बंदूक भगत सिंह के हाथ लग गई। भगत सिंह ने चाचा जी से पूछा, ये क्या है? तो चाचा जी बोले कि वे इससे अंग्रेज़ी हुकूमत को दूर भगाएंगे। कुछ दिनों बाद जब भगत सिंह के चाचा जी खेतों में काम कर रहे थे, तब भगत सिंह ने पूछा, आप क्या कर रहे हो? तो चाचा जी बोले कि आम का पेड़ लगा रहा हूँ, जिससे इसमें बहुत सारे आम निकलेंगे। ये सुनकर भगत सिंह तुरंत दौड़कर घर गया और चाचा जी की बंदूक लेकर मिट्टी खोदकर उसमें डालने लगा। तब चाचा जी बोले, ये क्या कर रहे हो? तो भगत सिंह बोले, बंदूक की फसल बो रहा हूँ, जैसे यहाँ बहुत सारी बंदूकें निकलेंगी और हम अंग्रेज़ों से अपने देश को आज़ाद कर पाएंगे। जब वे मात्र 12 साल के थे तो एक ऐसी घटना घटी जिसने भगत सिंह के दिल को झकझोर दिया। ये घटना है 13 अप्रैल 1919 की, जब ब्रिटेन सरकार द्वारा लाए गए रोलेट एक्ट के खिलाफ अमृतसर के प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के लिए सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए थे। रोलेट एक्ट, जिसे काला कानून भी कहा जाता है, भारत की ब्रिटेन सरकार द्वारा भारत में हो रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए बनाया गया। इस कानून में ब्रिटेन सरकार को ये अधिकार प्राप्त हो गया कि वो किसी भी भारतीय पर अदालत में बिना मुकदमा चलाए उसे जेल में बंद कर सकती थी। ब्रिटिश आर्मी का ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर अपने 90 सैनिकों के साथ वहां पहुंचा
और अपने सैनिकों को उसने बाग को चारों तरफ से घेरकर गोलियां चलाने का आदेश दिया। इस हत्याकांड में 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए, जबकि 1500 से ज़्यादा घायल हुए। कई लोग अपनी जान बचाने के लिए वहां स्थित कुएं में भी कूद गए, जो आज भी वहां मौजूद है, जिसे शहीदी कुआं कहा जाता है। जैसे ही इस घटना की खबर एक शाम भगत सिंह के परिवार को लगी, दूसरे ही दिन भगत सिंह स्कूल से सीधा 19 किलोमीटर दूर जलियांवाला बाग पैदल ही पहुंच गया। और वहां पर जो नज़ारा था वो इतना अधिक दयनीय था कि बयां करना शायद मुश्किल है। हर जगह खून से सनी मिट्टी, बिखरी हुई पगड़ियाँ। ये सुनने में शायद एक घटना लगे, पर थोड़ा दिल पर हाथ रखकर सोचो कितना भयंकर रहा होगा वो दिन। ये देखकर, ये सुनकर हर हिंदुस्तानी का दिल खौला होगा। लेकिन ये घटनाएं किसी किसी के दिल पर इतना ज़्यादा घाव कर जाती हैं कि वो इन सबको बदलने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। और ऐसे ही 100 में से एक क्रांतिकारी पैदा होता है। भगत सिंह के दिल में भी इस घटना ने ऐसा असर डाला कि वो अंग्रेज़ों को इस देश से निकालने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो गया। इस घटना के 1 साल के बाद ही गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। इसके मुताबिक हर हिंदुस्तानी को अंग्रेज़ों की फैक्ट्रियों में बनाए हुए सामानों का बहिष्कार करना था, जिससे अंग्रेज़ी हुकूमत पस्त हो जाए और वो यहाँ से चली जाए। ये आंदोलन बहुत अच्छा जा रहा था। भगत सिंह हालांकि गर्म विचारों के थे, वे शुरू से ही शांतिपूर्वक आंदोलन करके आज़ादी पाने के खिलाफ थे, क्योंकि उनका मानना था कि आज़ादी हमारा अधिकार है, वो हमें मांगनी नहीं चाहिए, वो हमें छीननी चाहिए। क्योंकि उन्हें पता था कि अगर अंग्रेज़ों से बातचीत के ज़रिए आज़ादी मिलेगी तो वो कुछ शर्तों के साथ आज़ादी देंगे, लेकिन हमें आधी अधूरी नहीं, पूर्ण आज़ादी चाहिए। फिर भी वे गांधी जी के इस असहयोग आंदोलन के समर्थक थे, क्योंकि ये उन्हें भी काफ़ी हद तक सही लगा। वो बहुत खुश थे कि अब हमें आज़ादी जल्द मिल जाएगी। लेकिन इसी बीच 4 फरवरी 1922 में एक घटना घटी, जिसे चौरी चौरा कांड के नाम से जाना जाता है। गांधी जी के सत्याग्रह के दौरान कुछ सत्याग्रही चौरा चौरी के भोपा बाज़ार में इकट्ठा हुए और जुलूस निकालते हुए थाने के सामने से गुजर रहे थे। तब वहाँ के थानेदार ने जुलूस को अवैध घोषित करके एक वॉलंटियर की गांधी टोपी को पांव से रौंद दिया, जिससे सत्याग्रही आक्रोशित हो गए और सत्याग्रहियों ने इसका विरोध किया। तो पुलिस ने जुलूस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिससे 11 सत्याग्रही मौके पर ही मर गए और 50 से ज़्यादा घायल हुए। जब पुलिस वालों की गोलियां खत्म हो गईं तो वे पुलिस थाने की ओर भागे। भीड़ को बहुत गुस्सा था, उन्होंने थाने में आग लगा दी। इस घटना में 23 पुलिस वालों की आग से जलकर मौत हो गई। इस घटना से गांधी जी नाराज़ हुए, क्योंकि वो अहिंसा नहीं चाहते थे, और इसी के चलते गांधी जी ने इस असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया। गांधी जी के इस कदम का बहुत लोगों ने विरोध किया और भगत सिंह भी इससे काफ़ी आहत हुए, क्योंकि ये आंदोलन कहीं न कहीं सही जा रहा था। इसी कांड के बाद कहते हैं कांग्रेस में 2 तरह की विचारधाराएं बन गई, जिसे नरम दल और गरम दल कहा गया। भगत सिंह शुरू से ही पढ़ने में काफ़ी तेज़ दिमाग के थे। उन्हें पढ़ना बहुत पसंद था। अपनी किताबों के अलावा वो बड़े बड़े लोगों, खासकर जो क्रांतिकारी रहे हैं अलग अलग देशों में, उनकी जीवनियाँ पढ़ा करते थे। दोस्तों, जब हम किसी मकसद को पाने के लिए आगे बढ़ते हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम उस मकसद को पाने के लिए हर उस चीज़ का निरीक्षण करते रहें जो उस मकसद को पाने की हमारी आग को प्रज्वलित करती रहे। भगत सिंह का लगातार और सतत उन सबके बारे में पढ़ते रहना उसके अंदर की आज़ादी पाने की ज्वाला को भड़काता रहता था।
साथ ही साथ भगत सिंह लिखने में भी बहुत अच्छे थे। जब भगत सिंह बड़े हुए, उनकी माँ ने उनके लिए शादी करवाने का मन बनाया, पर भगत सिंह वो इंसान थे जिसके लिए आज़ादी पाना ही उनका जीवन था। इसीलिए वो घर से भागकर कानपुर चले गए। वो कानपुर ही गए क्योंकि वह चंद्रशेखर आज़ाद से मिलना चाहते थे और उनके साथ आज़ादी की लड़ाई को जारी रखना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह की पहली मुलाकात गणेश शंकर विद्यार्थी के समाचार पत्र के दफ्तर, जहां प्रताप नामक समाचार पत्र छपा करता था, पर हुई। यह जगह क्रांतिकारियों के लिए एक महत्वपूर्ण ठिकाना हुआ करते थे, जहां वे अपनी योजनाएं बनाया करते थे। खुद भगत सिंह ने बलवंत सिंह के नाम से प्रताप प्रेस में रहकर गणेश शंकर से पत्रकारिता सीखी थी। काकोरी कांड की भी महत्वपूर्ण योजना यहीं बनी थी। किसी भी क्रांतिकारी दल को चलाने के लिए फंड की ज़रूरत होती है। इसी फंड को जुटाने के लिए एक योजना बनाई गई। इसे काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। 9 अगस्त 1925 को क्रांतिकारियों ने काकोरी में एक ट्रेन में डकैती की और सरकारी खजाना लूट लिया ताकि दल के लिए हथियार खरीदे जा सके। बाद में इस केस का मुकदमा 10 महीने चला और उसमें रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, रोशन सिंह और अशफाक उल्लाह को फांसी की सज़ा दी गई। भगत सिंह इससे काफ़ी दुखी हुए थे। हालांकि भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद ने इन्हें जेल से भगाने की काफ़ी कोशिशें की, पर वो नाकामयाब रहे। इसके बाद भगत सिंह ने अपनी बनाई हुई पार्टी नौजवान भारत सभा का चंद्रशेखर की पार्टी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में विलय कर दिया और इस नई पार्टी का नाम दिया गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसके बाद सन 1928 में लाला लाजपत राय, जो नरम दल के नेता थे, ने भगत सिंह को लाहौर आने का बुलावा भेजा और भगत सिंह को साइमन कमीशन के विरोध में होने वाले आंदोलन में भाग लेने को कहा, क्योंकि 1928 में साइमन कमीशन भारत आने वाला था। अब ये साइमन कमीशन था क्या? साइमन कमीशन 8 सदस्यों का एक आयोग था जिसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। इसके लिए इस आयोग का नाम साइमन कमीशन रखा गया था। इस आयोग के सभी सदस्य अंग्रेज ही थे, जिसमें एक भी भारतीय नहीं था। गांधी जी ने इसे भारतीय नेताओं का अपमान माना और उनका अनुभव था कि इस तरह के कमीशन स्वतंत्रता की मांग टालने के लिए बनाए जाते हैं। जब ये साइमन कमीशन लाहौर पहुंचा, वहां की जनता ने लाला लाजपत राय के नेतृत्व में काले झंडे दिखाए और साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगाए। यह देखकर पुलिस आपे से बाहर हो गई और लाठियां बरसाने लगी। इन लाठियों का शिकार लाला लाजपत राय भी हुए और अंततः इसी कारण उनका देहांत हो गया। भगत सिंह लाला लाजपत राय की मृत्यु से बहुत दुखी हुए और उसने अंग्रेज़ों से इसका बदला लेने की ठान ली। उन्होंने उस वक्त के सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस जेम्स स्कॉट को मारने की योजना बनाई। 17 दिसंबर 1928 का वो दिन था। पुलिस चौकी के बाहर जय गोपाल साइकिल ठीक करने का बहाना बनाकर बैठा रहा। भगत सिंह और राजगुरु वहां टहल रहे थे और सुखदेव और चंद्रशेखर आज़ाद थोड़ी ही दूरी पर इन सब चीज़ों का निरीक्षण कर रहे थे। जैसे ही पुलिस ऑफिसर चौकी के बाहर आया, जय गोपाल ने इशारा किया। उसका इशारा पाते ही राजगुरु और भगत सिंह तैयार हो गए, पर भगत सिंह ने पुलिस ऑफिसर को जैसे ही देखा, बोले ये स्कॉट नहीं, ये तो सॉन्डर्स है। चूँकि सॉन्डर्स भी लाला लाजपत राय पर लाठी बरसा चुका था, तब उन्होंने फैसला किया कि इसको मार देते हैं। राजगुरु ने 1 गोली और भगत सिंह ने 3 गोली चलाकर सॉन्डर्स की मौत को अंजाम दिया। वहाँ जैसे ही ये भाग रहे थे तो एक हिंदुस्तानी हवलदार भी उनके पीछे भागा। चंद्रशेखर उन्हें मारना नहीं चाहते थे, लेकिन मना करने पर भी हवलदार नहीं माना तो चंद्रशेखर को उसे मारना पड़ा। आखिरकार सब फरार होने में कामयाब हो गए और पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगा और इसके बाद जगह जगह पर पर्चे चिपकाए गए कि हमने लाला लाजपत राय की मौत का बदला ले लिया है।
पुलिस बहुत गुस्से में थी। शहर से बाहर जाने के हर रास्ते पर कड़ा पहरा लगा दिया गया, पर भगत सिंह बड़ी ही चालाकी से अंग्रेज़ों के आंख में धूल झोंककर भागने में कामयाब हो गए। भगत सिंह राजगुरु को लाहौर कोलकाता मेल पकड़कर कोलकाता आ गए। दुर्गा भाभी, जो आज़ादी के काम में भगत सिंह के कॉलेज के दिनों से ही सक्रिय थी, ने भगत सिंह को यहाँ से निकालने में उनकी पत्नी का किरदार निभाया था, ताकि कोई भी भगत सिंह पर शक न करे। और भगत सिंह ने भी इसके लिए अपने केश कटाए थे और हेट और लंबा कोट पहनकर अपना भेष बदला था, ताकि कोई भी उन्हें पहचान न पाए। इसके कुछ समय बाद चंद्रशेखर ने भगत सिंह को आगरा बुलाया, क्योंकि सरकार 2 नए कानून पास कराने वाली थी, पब्लिक सेफ्टी बिल, ट्रेड डिस्प्यूट बिल, जो लगभग रोलैक्ट एक्ट जैसा ही था। अर्थात एक बिल का मकसद देश के नौजवानों की आवाज़ हमेशा के लिए दबा देना, किसी को कहीं भी कभी भी पकड़कर जेलों में डाल दिया जाएगा, और दूसरे का मकसद था मजदूरों से हड़ताल करने का हक छीन लेना। और चंद्रशेखर आज़ाद इसी बारे में एक बैठक करना चाहते थे। इस बैठक में भगत सिंह ने यह रास्ता सुझाया कि हम ये बिल पास नहीं होने देंगे, हम असेंबली हॉल में बम फेंकेंगे, क्योंकि उनका मानना था बहरों को सुनाने के लिए धमाके की ज़रूरत होती है। हालांकि उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस धमाके के द्वारा किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, और इसके बाद वो अपनी गिरफ्तारी खुद देंगे, वहाँ से भागेंगे नहीं, क्योंकि वो चाहते थे कि ये मुकदमा अदालत में चलाया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में क्रांति की आग जल सके। 8 अप्रैल 1929 को ऐसा ही हुआ। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, जो भगत सिंह के साथ इस काम को अंजाम देने वाले थे, दोनों ने अपनी योजना के तहत दिल्ली में असेंबली हॉल में बम फेंका और अपनी गिरफ्तारी दी, और लगातार इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। लोगों को ऐसा लगता है कि भगत सिंह की फांसी असेंबली हॉल में बम फेंकने की वजह से हुई, पर ऐसा नहीं है। असेंबली बम हादसे के बाद हर जगह से क्रांतिकारियों की गिरफ्तारियां होना शुरू हो गई। राजगुरु को पुणे से अरेस्ट किया गया। सुखदेव और उनके तमाम साथी लाहौर से गिरफ्तार हुए। चूँकि अंग्रेज़ भगत सिंह को किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहते थे, लिहाजा पुराने केस भी खंगालने शुरू किए गए। असेंबली बम केस में तो भगत सिंह को जमानत भी मिल गई थी, वो भी 60,000 जैसी बड़ी राशि पर जब अन्य क्रांतिकारियों को यातनाएं देकर पूछताछ की गई, तब उनमें से एक क्रांतिकारी, जिसका नाम था फणींद्र नाथ घोष, वो सरकारी गवाह बन गया। दरअसल फणींद्र नाथ घोष वो शख्स था जो भगत सिंह का बहुत करीबी था। जब काकोरी कांड के बाद हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन पूरी तरीके से बिखर चुकी थी, तब भगत सिंह ने उसको फिर से जीवित करने का बीड़ा उठाया था। उसी क्रम में भगत सिंह बेतिया के क्रांतिकारी दल के सदस्य फणींद्र नाथ घोष के घर पहुंचे थे और उनके घर रुके भी थे। वहां पर एक बैठक, जिसकी अध्यक्षता भगत सिंह कर रहे थे, उसमें हिंदुस्तानी समाजवादी प्रजातांत्रिक सेना की स्थापना की गई थी, जहां बिहार की कमान फणींद्र नाथ घोष को सौंपी गई थी। फणींद्र नाथ घोष ने अपने साथियों से मिलकर एक डकैती की थी धन जुटाने के लिए। बाद में इसी डकैती के तहत फणींद्र नाथ घोष को गिरफ्तार किया गया था, और इसी डकैती की सज़ा से बचने के लिए वो सरकारी गवाह बन गया था। और अंततः फणींद्र नाथ घोष ने सॉन्डर्स वधकांड और असेंबली बम कांड में भगत सिंह के खिलाफ गवाही दी थी। आखिरकार 7 अक्टूबर 1930 को सॉन्डर्स की हत्या के मामले में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी की सज़ा तथा असेंबली बम केस में बम फेंकने के आरोप में बटुकेश्वर दत्त को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। फांसी की तारीख 24 मार्च 1931 मुकर्रर की गई। पर कहते हैं ना, क्रांतिकारी कहीं पर भी हों, वो किसी पर भी जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। जेल में रहने के दौरान जब उनके कैदियों की हालत
देखी कि किस तरह कैदियों का रसोई क्षेत्र व भोजन चूहे और तिलचट्टों से भरा रहता था। उनके लिए समाचार पत्र, कागज़ आदि नहीं रखे जाते थे। उनकी वर्दियां कई कई दिनों तक धुलती नहीं थी। ऐसे में भगत सिंह सहित अन्य क्रांतिकारियों ने 13 जुलाई 1929 से भूख हड़ताल चालू की, जो 63 दिनों तक चली। अंग्रेज़ों ने भरसक प्रयास किए इन सब का अनशन तुड़वाने के। इन्हें काफ़ी यातनाएं दी गई, यहाँ तक कि उनमें से एक क्रांतिकारी यतीन्द्र नाथ दास के हाथ पांव बांधकर उन्हें नाक से दूध दिया जाने लगा, जिससे दूध उनके फेफड़ों में भर गया। इसके बावजूद भी यतीन्द्र नाथ दास ने दवा खाने से मना कर दिया। दोस्तों, यतीन्द्र नाथ दास ने बहुत अच्छी बात कही थी, गोली खाकर या फांसी पर झूलकर मरना तो बहुत आसान है। जब अनशन करके आदमी धीरे धीरे मरता है तो उसके मनोबल का पता चलता है। ऐसे में अगर वो मन से कमज़ोर है तो उससे ये कभी नहीं होगा। आखिरकार हड़ताल के 63वें दिन 13 सितंबर को उनकी मौत हो गई। आखिरकार अंग्रेज़ों को इनकी हड़ताल के आगे झुकना पड़ा और उनकी मांगें माननी पड़ी। भगत सिंह 1 साल 350 दिनों तक जेल में रहे। चूँकि उन्हें पढ़ने का बहुत शौक़ था, उन्होंने काफ़ी किताबें पढ़ी और काफ़ी खत भी लिखे, जो अखबारों में भी छपे। दोस्तों, कहते हैं भगत सिंह नास्तिक थे, पर उनकी ये सोच बचपन से नहीं थी। जब उन्होंने दुनिया में कई अत्याचार होते हुए देखे, साथ ही साथ किताबों और बड़े बड़े इंसानों की जीवनियाँ, खासकर जिसमें कार्ल मार्क्स और लेनिन भी शामिल है, पढ़ा करते थे। दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा पढ़ते थे, तो उनकी सोच कोई छोटी मोटी सोच नहीं थी। जो इंसान 23 साल की उम्र में अपनी मौत को तय करता है, क्योंकि उसे गहन रूप से ये पता है कि वो जिस राह पर है या उसने लोगों के दिलों में जितनी जगह बनाई है, लोग उसकी मौत से कितना आहत होंगे और इससे बहुत क्रांतिकारी पैदा होंगे। कभी कभी हमारा जीवन हमें वो नहीं दे पाता जो हमारी मौत दे जाती है। तो उनका नास्तिकतावाद वाला रूप अपने आप में तर्क वाला विषय है। बहरहाल उनकी फांसी का दिन 24 मार्च 1931 मुकर्रर किया गया था, पर अंग्रेज़ बहुत भयभीत थे। पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे थे। लाहौर में भारी भीड़ इकट्ठा होने लगी थी। अंग्रेज़ों को अंदेशा तो था कि कहीं कुछ बवाल न हो जाए। इस वजह से अंग्रेज़ों ने 23 मार्च 1931 को शाम 7 बजे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी पर चढ़ा दिया। इतना ही नहीं, उनके शवों को गुपचुप तरीके से सतलुज नदी के किनारे ले जाकर जला दिया गया। कुछ जलता हुआ देख गांव के लोग जब वहां पहुंचे तो अंग्रेज़ वहां से भाग खड़े हुए। उसके बाद गांव वालों ने भगत सिंह के परिवार के साथ शवों का विधिवत अंतिम संस्कार किया। तो ये तो था भगत सिंह की प्रेरणादायी जीवन। जाते जाते उनकी लिखी कुछ पंक्तियां बोलना चाहूँगी। व्यक्तियों को कुचलकर भी आप उनके विचार नहीं मार सकते हैं। राख का हर एक कण मेरी गर्मी से गतिमान है। मैं एक ऐसा पागल हूँ जो जेल में भी आज़ाद हूँ। ज़िंदगी तो सिर्फ अपने कंधों पर जी जाती है, दूसरों के कंधों पर तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। शुक्रिया दोस्तों। आपको मेरा आज का ये आर्टिकल कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बहुत बहुत